Hello everyone, welcome to class number 6 of database concepts. आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है रिलेशनल मॉडल कॉन्स्ट्रेंट्स। लास्ट क्लास में जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि डेटाबेस का रिलेशनल मॉडल क्या है, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि डेटाबेस के फॉर्म में जब हम डेटा को स्टोर करते हैं तो अलग अलग फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि नेटवर्क बेस्ड मॉडल के फॉर्म में डेटाबेस में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, हायरार्चिकल फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, रिलेशनल डेटाबेस के फॉर्म में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इनमें से जो मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने का, वो है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। ओके, तो ये रिलेशनल डेटाबेस मॉडल क्या है और इसमें हम कैसे डेटा को स्टोर करते हैं वो तो ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि ये रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होता है और कंस्ट्रेंट्स हम क्यों यूज करते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स क्या क्या होते हैं। इनके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं सबसे पहले कि ये रिलेशनल मॉडल कंस्ट्रेंट्स जो है, ये कंस्ट्रेंट होता क्या है। फिर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स जैसे कि डोमेन कंस्ट्रेंट, की कंस्ट्रेंट, इनके बारे में भी आज के क्लासेस में हम कवर करेंगे। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं कि कंस्ट्रेंट है क्या। सिंपल टर्म में अगर हम बोलें, कंस्ट्रेंट्स आर द restrictions ऑन द वैल्यूज, ओके, that are stored in a database based on the requirement. Constraints means what? Constraints means some restrictions or some rules that we apply on the values that we are stored in a database. एक डेटाबेस में, रिलेशनल डेटाबेस में हम डेटा को कैसे स्टोर करते हैं? रिलेशंस के फॉर्म में। और एक रिलेशन कैसे फॉर्म होता है? रो एंड कॉलम्स को लेके फॉर्म होता है। हर एक रो में जो वैल्यूज होते हैं वो मल्टीपल कॉलम्स के वैल्यूज होते हैं, है कि नहीं? तो सपोज एक टेबल है, एक टेबल में 500 रिकॉर्ड्स हैं या फिर 500 रोज हैं। ओके, और वहां पे रोल नंबर वाला एक एट्रीब्यूट है या फिर कॉलम है। तो रोल नंबर वाले एट्रीब्यूट में जितने भी वैल्यूज आएंगे, कितने वैल्यूज आएंगे? 500 रिकॉर्ड्स हैं मतलब 500 वैल्यूज आएंगे। तो जो 500 वैल्यूज आएंगे रोल नंबर वाले एट्रीब्यूट की कैटेगरी में, वो सारे के सारे वैल्यूज कुछ कॉमन रिस्ट्रिक्शंस या फिर कुछ कॉमन रूल्स को फॉलो करना चाहिए, जो रूल्स वहां पे अप्लाई किया गया होगा। और उसी रूल या फिर उसी रिस्ट्रिक्शन जो भी हमने उस एट्रीब्यूट के ऊपर अप्लाई किया है, उस रूल या फिर उस रिस्ट्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्ट्रेंट। ओके, तो आई होप मैंने सिंपल तरीके से समझा दिया है कि कॉन्स्ट्रेंट क्या है। Constraints are restrictions or rules that we apply on the values of each attribute. ओके, तो हर एक एट्रीब्यूट में जो वैल्यूज स्टोर हम करते हैं, वो किस तरह के वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं, उसके लिए हम जो रिस्ट्रिक्शंस या फिर जो रूल्स अप्लाई करते हैं उन एट्रीब्यूट्स के ऊपर, उस रूल या फिर रिस्ट्रिक्शन को हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट। ओके, एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, तो एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इन द रिलेशन एम्प्लॉय, सपोज एम्प्लॉय रिलेशन जो है, वहां पे एम्प्लॉय आईडी, जिसमें हम एम्प्लॉय का आईडी स्टोर करते हैं, दैट मस्ट बी ए 4 डिजिट नंबर। तो ये हमने एक रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर दिया कि एम्प्लॉय आईडी वाला जो एट्रीब्यूट है, उसमें हम जितने भी वैल्यूज स्टोर करेंगे वो 4 डिजिट वाला नंबर ही होना चाहिए और कुछ नहीं। ओके, और कोई वैल्यू अगर स्टोर करेंगे तो वो रिस्ट्रिक्शंस या फिर रूल्स के अगेंस्ट होगा, और जो कि हम रिलेशन में स्टोर नहीं कर पाएंगे, वो एरर मैसेज जनरेट करेगा। ओके, वैसे ही डेट ऑफ बर्थ जो है, डेट ऑफ बर्थ में जो बर्थ ईयर है वो 1985 से ज्यादा होना चाहिए। 1985 से ज्यादा होना चाहिए मतलब 1986, 1987 वो चलेगा, बट 1984, 1983 वो नहीं चलेगा। ओके, सो डेट ऑफ बर्थ का रिस्ट्रिक्शन है कि वो 1985 से ज्यादा होना चाहिए। ओके,
ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं जो कि हम एट्रीब्यूट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, ये डिफाइन करने के लिए या फिर ये स्पेसिफाई करने के लिए कि उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में हम जो भी वैल्यूज स्टोर करेंगे वो वैल्यूज किस टाइप का होना चाहिए। ओके, सो आई होप कंस्ट्रेंट क्या है सबको समझ आ गया होगा। अभी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि बहुत तरह के कंस्ट्रेंट्स हैं, उसमें से दो टाइप के कंस्ट्रेंट के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बाकी कंस्ट्रेंट के बारे में। सो फर्स्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट इज डोमेन कंस्ट्रेंट। ओके, तो डोमेन क्या है ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, वही है डोमेन कंस्ट्रेंट। तो डोमेन कंस्ट्रेंट क्या डिफाइन करता है? It defines the type of value that we can store in an attribute. ओके, किस टाइप का वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं एक एट्रीब्यूट में, वो स्पेसिफाई करता है जो कंस्ट्रेंट, उसको बोलेंगे डोमेन कंस्ट्रेंट। ओके, मुझे रोल जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल देखा कि एम्प्लॉय आईडी जो है वो 4 डिजिट का नंबर ही स्टोर कर सकता है। मतलब इसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए? नंबर। या फिर इसका डेटा टाइप हम नंबर ले सकते हैं, इंट ले सकते हैं। ओके, मतलब हमें 4 डिजिट का कोई एक नंबर ही उसमें स्टोर करना है। मीन्स डोमेन कंस्ट्रेंट स्पेसिफाइज दैट व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू वी कैन स्टोर इन एन एट्रीब्यूट। एक एट्रीब्यूट में हम किस टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, what kind of value or what type of value we can store in an attribute that is defined by domain constraint. तो डोमेन कंस्ट्रेंट क्या स्पेसिफाई करता है? इट स्पेसिफाइज दैट द वैल्यू ऑफ एवरी एट्रीब्यूट। ओके, हर एक एट्रीब्यूट में हम किस टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं वो स्पेसिफाई करता है कौन? डोमेन कंस्ट्रेंट। ओके, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी मस्ट बी ए 4 डिजिट नंबर। तो ये 4 डिजिट नंबर जो है ये है डोमेन कंस्ट्रेंट। एम्प्लॉय आईडी में 4 डिजिट नंबर स्टोर होना चाहिए। Hence a value such as 12321, ये कितना डिजिट है? 5 डिजिट है। ओके, सो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, इस तरह के वैल्यू को हम स्टोर नहीं कर पाएंगे। और सेकंड में क्या है? देखो सेकंड में है 8234, तो यहाँ पे ए जो है ये कैरेक्टर है, मतलब ये टोटल 4 डिजिट नंबर नहीं हो रहा है। ये जो दो तरह के वैल्यूज के एग्जांपल्स हैं, दिस टू वैल्यूज आर वायलेटिंग द डोमेन कंस्ट्रेंट। एज द फॉर्मर इज नॉट 4 डिजिट लॉन्ग, ये वाला 4 डिजिट लॉन्ग नहीं है, तो एक्सेप्टेबल नहीं है। एंड द लेटर और नेक्स्ट वन जो है ये अल्फाबेट कंटेन कर रहा है, मतलब ये भी एप्लीकेबल नहीं है। सो आई होप डोमेन कंस्ट्रेंट क्या है सबको समझ आ गया होगा। ये एक ऐसा कंस्ट्रेंट है या फिर एक ऐसा रिस्ट्रिक्शन है जो क्या स्पेसिफाई करता है कि एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में हम किस टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिया है एम्प्लॉय आईडी का डोमेन, हमने यहाँ पे क्या यूज किया है? इट मस्ट कंटेन ए 4 डिजिट नंबर। दिस इज द डोमेन कंस्ट्रेंट। ओके, सो आई होप सबका क्लियर हो गया होगा डोमेन कंस्ट्रेंट क्या है। डोमेन कंस्ट्रेंट मीन्स व्हाट काइंड ऑफ डेटा टाइप दैट वी आर यूजिंग फॉर ए पर्टिकुलर एट्रीब्यूट। एक एट्रीब्यूट के लिए हम किस टाइप का डेटा टाइप यूज करते हैं, वो है डोमेन कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट इज की कंस्ट्रेंट। ओके, so before we can explain this constraint, we need to understand the term. Okay, so key constraint क्या है उसको समझने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना पड़ेगा, जैसे कि सुपर की क्या है, की क्या है, कैंडिडेट की क्या है, प्राइमरी की क्या है। इन सबको हमें समझना पड़ेगा की कॉन्स्टेंट को समझने के लिए। तो एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये सुपर की जो है ये सुपर की है क्या। ओके, तो थोड़ा ध्यान से सुनना, इजी तरीके से मैं समझाऊंगा, आराम से समझ आ जाएगा, क्लियरली सुनना लेकिन। ओके, सुपर की क्या है? की किसको बोलते हैं? व्हाट इज की? मतलब ये जो सुपर की है, यहाँ पे जो की जो वर्ड हम यूज करते हैं ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एट्रीब्यूट्स को। ओके, ये समझ आ गया ना कि ये जो सुपर की है, ये की जो वर्ड हम यूज करते हैं ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एट्रीब्यूट को। okay, that may be one attribute or collection of more than one attributes. Okay, तो सुपर की इज ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट। सुपर की जो है ये एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट है, किसमें? रिलेशन में। रिलेशन में ही एट्रीब्यूट्स होते हैं।
सो सुपर की एक ऐसे सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं रिलेशन का for which no two tuples in a relation state have same combination of values। तो सुपर की एक ऐसे सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं एक रिलेशन में जिनके लिए दो रिकॉर्ड का वैल्यू कभी भी इक्वल मतलब पूरा एग्जैक्टली सेम नहीं होने वाला। ओके, ऐसे सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को लेके हम बनाते हैं सुपर की। ओके, सो आई होप समझ आ गया होगा इतना कि सुपर की क्या है। सुपर की इज ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इन ए रिलेशन। सुपर की जो टर्म है, की मतलब क्या, वन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। ओके, मतलब कोई एक एट्रीब्यूट या फिर एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स के कलेक्शंस को हम बोलते हैं की। तो उन एट्रीब्यूट्स के कलेक्शन को हम सुपर की कब बोलेंगे, अगर उन सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हम जो यूज किए हैं उन सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स के लिए अगर कोई भी दो रिकॉर्ड का वैल्यू एग्जैक्टली सेम नहीं हो रहा, देन उस सेट ऑफ एट्रीब्यूट को हम बोल सकते हैं सुपर की। ओके, आगे एग्जांपल लेंगे। सो एवरी रिलेशन मस्ट हैव एट लीस्ट वन सुपर की विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स इन ए रिलेशन। हर एक रिलेशन में एटलीस्ट एक सुपर की तो होता ही है। ओके, तो वो कौन सा सुपर की है, कौन सा सुपर की है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स इन ए रिलेशन। तो डेटाबेस के बारे में जब से हम पढ़ते आ रहे हैं, डेटाबेस अप्रोच के बारे में जब से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो वहां पे हम एक चीज पढ़ते आ रहे हैं कि इट डजंट कंटेन एनी डुप्लीकेट वैल्यूज। ओके, रिलेशन हो या किसी में भी हो, डेटाबेस में हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं डुप्लीकेट डेटा मीन्स सेम टाइप ऑफ डेटा मोर देन वन टाइम हम स्टोर नहीं करते, है कि नहीं। तो एक रिलेशन में जब हम डेटा को रिकॉर्ड्स के फॉर्म में स्टोर करेंगे तो ये कंफर्म है कि दो रिकॉर्ड का वैल्यू हम सेम कभी नहीं रखेंगे, है कि नहीं। तो इसका मतलब एक रिकॉर्ड में जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, सारे के सारे एट्रीब्यूट्स का नाम अगर हम कंसीडर कर लेंगे, सारे के सारे एट्रीब्यूट्स का अगर हम एक सेट बना देंगे, तो उस सेट ऑफ एट्रीब्यूट को हम सुपर की बोल सकते हैं। क्योंकि उस सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को लेके जितने भी रिकॉर्ड्स बने हैं, कोई भी रिकॉर्ड डुप्लीकेट वैल्यूज कंटेन नहीं कर रहा, मतलब कोई भी ऐसे दो रिकॉर्ड्स नहीं है जो कि एग्जैक्टली इक्वल होंगे। तो इसका मतलब वो एक कंपलसरी सुपर की है हर एक रिलेशन का, जो कि सारे के सारे एट्रीब्यूट्स नेम को कंटेन करता है। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे सुपर की का और ज्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। जैसे कि एम्प्लॉय रिलेशन में कुछ सुपर की हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो डिफॉल्ट सुपर की जो हमने बोला क्या है, दैट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स। तो ये डिफॉल्ट सुपर की है जिसमें सारे के सारे एट्रीब्यूट्स आते हैं, नेम, एम्प्लॉय आईडी, जेंडर, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ। ओके, लास्ट क्लास में हमने जो रिलेशन लिया था ये उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। तो ये सारे के सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं ये सब अवेलेबल थे उस रिलेशन में, तो ये डिफॉल्ट सुपर की है। ओके, और सुपर की हम क्या निकाल सकते हैं, ऐसे सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जिनके लिए दो रिकॉर्ड का वैल्यू एग्जैक्टली सेम ना होता हो, वैसे सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को हम सुपर की बोलेंगे। ओके, जैसे कि नेम, एम्प्लॉय आईडी, डेट ऑफ बर्थ। ओके, तो ये तीनों एट्रीब्यूट्स का वैल्यू मिला के जो हर एक रिकॉर्ड प्रेजेंट होगा, कोई भी दो रिकॉर्ड का वैल्यू एग्जैक्टली सेम नहीं होना चाहिए, तब जाके ये सुपर की हो पाएगा। तो एम्प्लॉय आईडी है, तो एम्प्लॉय आईडी तो सबका यूनिक होता है, तो यहाँ पे नेम और डेट ऑफ बर्थ अगर दोनों का सेम हो जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस टोटल रिकॉर्ड को एम्प्लॉय आईडी यूनिक बना देगा। पर यहाँ पे सपोज ओनली नेम एंड डेट ऑफ बर्थ होता, और मे भी ऐसा केसेस हो सकता है दो स्टूडेंट का दो एम्प्लॉय का नेम सेम हो सकते हैं और उनका डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो सकता है, दैट मे बी एक केस हो सकता है कि नहीं। तो तब हम नेम और डेट ऑफ बर्थ को लेके हमने जो एक सेट बनाया, सेट ऑफ एट्रीब्यूट बनाया, तो उसको हम सुपर की नहीं बोल सकते, क्योंकि वहां पे चांसेस है कि दो रिकॉर्ड का वैल्यू एग्जैक्टली सेम मे भी हो सकता है।
बट एम्प्लॉय आईडी तो सबका यूनिक होता है, तो एम्प्लॉय आईडी को जब हमने इंक्लूड कर दिया तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल गया कि ये एक सुपर की हो सकता है। वैसे ही जेंडर और सैलरी, बस इस दो एट्रीब्यूट को अगर हम कंसीडर करके एक सेट बनाएंगे तो जेंडर और सैलरी मोर देन वन रिकॉर्ड का सेम हो सकता है कि नहीं? तो इसको सुपर की हम नहीं बोल सकते। पर एम्प्लॉय आईडी को हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, तो यहाँ पे टोटल रिकॉर्ड जो है कभी भी दो लोगों का इक्वल नहीं होने वाला, और तो इसके लिए हम इसको सुपर की के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। वैसे ही और क्या क्या सुपर की है? नेम, एम्प्लॉय आईडी, जेंडर, इसका सेट जो है ये एक क्या है? ये भी एक सुपर की है। अगर हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी यूज ना करते, ओनली नेम और जेंडर यूज करते, मे बी सेम नेम के सेम जेंडर के मोर देन वन रिकॉर्ड आ सकता है, तो वो सुपर की नहीं हो पाएगा। पर यहाँ पे जबकि एम्प्लॉय आईडी इंक्लूडेड है तो ये सुपर की हो सकता है। ओके, देन ओनली एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी जो एट्रीब्यूट है वो सारे रिकॉर्ड के लिए यूनिक है, तो ये भी एक क्या हो सकता है? सुपर की हो सकता है। तो आई होप अभी और ज्यादा क्लियरली समझ आ गया होगा कि ये सुपर की है क्या। सुपर की इज ए सेट ऑफ attributes that may be one attribute or that may be collection of more than one attribute that must not contain two tuples of having same values. ओके, ये ऐसे सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि दो रिकॉर्ड के लिए एग्जैक्टली सेम वैल्यूज कंटेन ना करते हो, उस तरह के सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को हम बोलते हैं सुपर की। ओके, सो हाउएवर जेंडर सैलरी, जैसे कि मैंने बता दिया कि जेंडर सैलरी डिस्कस हमने जो किया अभी थोड़े कुछ एग्जांपल्स के बारे में, तो वहां पे मैंने बताया जेंडर और सैलरी ये दो एट्रीब्यूट को लेके अगर हम एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट बनाते हैं तो ये सुपर की नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जेंडर और सैलरी वाले एट्रीब्यूट को लेके जितने भी रिकॉर्ड्स हम बनाएंगे, ऐसे बहुत पॉसिबल केसेस हो सकते हैं कि मोर देन टू या फिर टू रिकॉर्ड के वैल्यूज एग्जैक्टली आइडेंटिकल होंगे या फिर सेम होंगे। ओके, जैसे कि जो हमारे लास्ट क्लास में जो रिलेशन था, वहां पे नेहा और हिमानी, इन दोनों का जेंडर एंड सैलरी एग्जैक्टली आइडेंटिकल हो रहा था, सेम हो रहा था। दैट मीन्स जेंडर और सैलरी एट्रीब्यूट का जो सेट है ये सुपर की नहीं हो सकता। सुपर की ये तभी हो सकता था अगर अगर मोर देन वन रिकॉर्ड, मतलब मल्टीपल रिकॉर्ड का वैल्यू अगर सेम ना होता तो ये सुपर की हो सकता है। ओके, तो आई होप सुपर की क्या है सबका क्लियर हो चुका होगा। अभी हम नेक्स्ट टर्म में आते हैं, की, ओनली की। सो की हम किसको बोलते हैं यहाँ पे? की मीन्स मिनिमल सुपर की। ओके, मिनिमल सुपर की को हम बोलते हैं सिंपली की। तो ये मिनिमल सुपर की फिर क्या होता है? सुपर की तो हमने समझ लिया कि ऐसे सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं जिन सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स के लिए कभी भी दो रिकॉर्ड्स के वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल नहीं होंगे, आइडेंटिकल नहीं होंगे। तो ये मिनिमल सुपर की फिर क्या होता है? तो मिनिमल सुपर की हम उस सुपर की को बोलते हैं जिस सुपर की से अगर हम एक भी एट्रीब्यूट को रिमूव कर देंगे तो वो और सुपर की तरह काम नहीं करेगा। दैट काइंड ऑफ सुपर की इज नोन एज मिनिमल सुपर की। ओके, तो क्या लिखा है पहले देख लेते हैं, मिनिमल सुपर की क्या है? की इज द मिनिमल सुपर की विच मीन्स, तो किसको मिनिमल सुपर की बोलेंगे? It is that super key of a relation from which if any attribute is removed, then it no longer remains a super key. Okay, एक ऐसा सेट ऑफ एट्रीब्यूट जिनमें से अगर हम कोई एक एट्रीब्यूट को रिमूव कर देते हैं और उसके बाद अगर वो और यूनिक आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पा रहा तो उस तरह के अ, उस तरह के एट्रीब्यूट को हम क्या बोलेंगे? मिनिमल सुपर की। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे नेम, एम्प्लॉय आईडी, जेंडर, ये एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट है, ये एक सुपर की है। ओके, बट ये एक मिनिमल सुपर की नहीं है, मतलब ये एक की नहीं है, ये एक सुपर की है बट की नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें से मैं नेम
एट्रीब्यूट को रिमूव कर दूं तब भी ये सुपर की मैं जेंडर एट्रीब्यूट को रिमूव कर दूं तब भी ये सुपर की है कि नहीं। पर एक सुपर की मिनिमल सुपर की कब होगा? अगर उसमें से कोई एक भी एट्रीब्यूट को रिमूव कर देने से वो और यूनिक आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकता, तब जाके उस सुपर की को हम मिनिमल सुपर की बोलेंगे। पर यहाँ पे इस सुपर की से अगर मैं नेम एट्रीब्यूट को रिमूव कर दे रहा हूँ, जेंडर एट्रीब्यूट को रिमूव कर दे रहा हूँ, तब भी तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन हर एक रिकॉर्ड के लिए हो पा रहा है कि नहीं। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट ए मिनिमल सुपर की। ओके, तो मिनिमल सुपर की क्या है? तो यहाँ पे देखो, ओनली एम्प्लॉय आईडी, ये एक सुपर की है। तो एम्प्लॉय आईडी जो एक ही एट्रीब्यूट है उसको तो और रिमूव नहीं कर सकते, उसको रिमूव करेंगे तो और कोई एट्रीब्यूट बचेगा ही नहीं, है कि नहीं। सो अभी ये जो एम्प्लॉय आईडी है ये अभी भी सुपर की है। और क्या हम इस एम्प्लॉय आईडी जो एक सुपर की है, क्या हम इसको मिनिमल सुपर की बोल सकते हैं? यस। नाउ एम्प्लॉय आईडी इज ए की मीन्स मिनिमल सुपर की, as it is a super key as well as no more removals are possible। इसमें और कुछ रिमूव करने को है नहीं, और ये हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई भी कर सकता है। दैट्स व्हाई दिस सुपर की कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज मिनिमल सुपर की। ओके, तो आई होप सबको समझ आ गया होगा। सो ए रिलेशन may have more than one key means more than one minimal super key। एक रिलेशन में मोर देन वन मिनिमल सुपर की हो सकता है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। एक एग्जांपल हम लेते हैं और ज्यादा आसान तरीके से समझने के लिए। सो सपोज कंसीडर ए रिलेशन पर्सन, पर्सन नाम का एक रिलेशन है विद द फॉलोइंग स्कीमा। उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं? स्कीमा हम पढ़े हैं ना, रिलेशन स्कीमा। रिलेशन स्कीमा क्या रिप्रेजेंट करता है? रिलेशन नेम जो कि पर्सन है, एंड रिलेशन एट्रीब्यूट्स जो कि आधार नंबर, पैन, वोटर आईडी कार्ड नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस। ओके, ये हैं उसके एट्रीब्यूट नेम। तो यहाँ पे क्या क्या मिनिमल सुपर की हो सकते हैं? जैसे कि आधार नंबर, ओके, पैन पैन, वोटर आईडी कार्ड नंबर। ओके, तो ये सब एक एक मतलब सुपर की हैं, जो कि मिनिमल सुपर की भी बोला जा सकता है, क्योंकि ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, और इसको रिमूवल करने से और कोई एट्रीब्यूट बचेगा भी नहीं। ओके, सो आई होप सबको समझ आ गया होगा अभी तक कि सुपर की क्या है और मिनिमल सुपर की क्या है। सुपर की ऐसे सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं जिनको लेके हम ऐसे कोई भी दो रिकॉर्ड नहीं होंगे जिनके वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल होंगे। और मिनिमल सुपर की हम एक सुपर की को तभी बोलेंगे अगर उस सुपर की से कोई एक भी एट्रीब्यूट के रिमूवल से अगर वो सुपर की बन के नहीं रहता, है कि नहीं। तो तब जाके हम उस सुपर की को मिनिमल सुपर की बोल सकते हैं। ओके, सो आई होप क्लियर हो गया होगा सबका कि सुपर की क्या है एंड मिनिमल सुपर की क्या है। अभी हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या था हमारा? सुपर की हमने समझ लिया, की हमने समझ लिया, नेक्स्ट आते हैं कैंडिडेट की। सो कैंडिडेट की किसको बोलते हैं? ईच एट्रीब्यूट इन ए रिलेशन that is used to identify each record uniquely is called candidate key। ऐसे एट्रीब्यूट्स मतलब ऐसे कॉलम जो हमारे रिलेशन में हैं, जिसके मदद से हम सारे के सारे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि सपोज एक एम्प्लॉय टेबल है, वहां पे हर एक एम्प्लॉय का जो आईडी है वो यूनिक होता है। तो एम्प्लॉय आईडी वाला एट्रीब्यूट यूज करके हम सारे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं। एक स्टूडेंट टेबल है, वहां पे रोल नंबर वाला एट्रीब्यूट है। हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर जो अलग होता है, तो रोल नंबर की मदद से हम हर एक स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं या नहीं? एक पर्सन टेबल है, वहां पे आधार कार्ड नंबर है। आधार कार्ड नंबर एट्रीब्यूट के माध्यम से हम हर एक पर्सन के रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं या नहीं? तो ऐसे एट्रीब्यूट्स जिनके मदद से हम हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन एट्रीब्यूट्स को हम बोलते हैं कैंडिडेट की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन,
उसका नेक्स्ट पॉइंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ए रिलेशन कैन हैव वन और मोर देन वन कैंडिडेट की। एक रिलेशन में एक या फिर एक से ज्यादा कैंडिडेट की हो सकता है। जैसे कि सपोज एक स्टूडेंट टेबल है, वहां पे स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट का आधार कार्ड नंबर, ये तीनों अलग अलग इंडिविजुअली कैंडिडेट की तरह काम करेंगे। ये तीनों में से कोई भी एट्रीब्यूट को लेके हम यूनिकली हर एक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दैट मीन्स ए टेबल कैन हैव वन और मोर देन वन कैंडिडेट की। नेक्स्ट one is primary key. So out of all the candidate key, only one candidate key can be considered as primary key. तो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, सपोज एक स्टूडेंट टेबल है, वहां पे रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, आधार कार्ड नंबर है। तीनों में से किसी को भी यूज करके, किसी भी एट्रीब्यूट को यूज करके हम हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पर इनमें से हम प्रैक्टिकली कोई एक ही एट्रीब्यूट को यूज करते हैं हर एक रिकॉर्ड को यूनिक आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। तो उस एक एट्रीब्यूट को, जिसको हमने कंसीडर किया हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, उस एक ही एट्रीब्यूट को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी की। ओके, सो प्राइमरी की इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई टपल्स। टपल्स मीन्स रो और रिकॉर्ड इन रिलेशन। प्राइमरी की आर यूजुअली अंडरलाइंड इन द स्कीमा ऑफ द रिलेशन। हम जो रिलेशन स्कीमा रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिलेशन स्कीमा में क्या होता है? रिलेशन नेम एंड एट्रीब्यूट नेम। तो जिस एट्रीब्यूट को हम प्राइमरी की के हिसाब से कंसीडर करते हैं रिलेशन स्कीमा में, हम उस एट्रीब्यूट के नीचे एक अंडरलाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, ताकि सबको पता चले कि वो जो एट्रीब्यूट है वो क्या है। वो जो एट्रीब्यूट है वो एक प्राइमरी की है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इन द रिलेशन स्कीमा पर्सन, तो पर्सन जो एक रिलेशन स्कीमा है, तो यहाँ पे आधार नंबर, पैन, वोटर आईडी कार्ड नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ऐसे डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। तो यहाँ पे हम आधार कार्ड नंबर को भी कंसीडर कर सकते हैं, पैन नंबर को भी कंसीडर कर सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड नंबर को भी कंसीडर कर सकते हैं कैंडिडेट की के हिसाब से। और उन तीन कैंडिडेट की में से मोस्ट एलिजिबल एट्रीब्यूट जिसको हम प्राइमरी की के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं वो है आधार कार्ड नंबर। तो आधार कार्ड नंबर जिसको हमने प्राइमरी की के हिसाब से कंसीडर किया, तो उसके नीचे हम रिलेशन स्कीमा में क्या करते हैं? उसके नीचे रिलेशन स्कीमा में हम अंडरलाइन ड्रॉ करते हैं, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि वो क्या है, वो एक प्राइमरी की है। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे? की कॉन्स्टेंट में हमने जो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ की हमने देखा, सुपर की है कि नहीं, उसके बाद कीज, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, इन सब के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, मतलब इन सब के बीच जो रिलेशन है उसको एक डायग्राम के द्वारा हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो सुपर की सबसे बड़ा एरिया क्या होता है? सुपर की, है कि नहीं? मतलब एनी सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो कि दो रिकॉर्ड के वैल्यूज इक्वल ना हो, मतलब दो रिकॉर्ड के वैल्यूज यूनिक हो, ऐसे सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को हम बोलते हैं सुपर की। और उनमें से जो मिनिमल सुपर की होता है कि नहीं, उनमें से जो मिनिमल सुपर की होता है, उस मिनिमल सुपर कीज को हम कैंडिडेट की बोलते हैं। दैट मीन्स इट रिलेशन कैन हैव मोर देन वन कैंडिडेट की। और मतलब मिनिमल सुपर कीज और कैंडिडेट कीज ऑलमोस्ट सेम है हम बोल सकते हैं। मतलब एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ऑल द मिनिमल सुपर कीज आर ऑल्सो नोन एज कैंडिडेट कीज। ये सही है। ओके, देन उन कैंडिडेट कीज में से ओनली एक ही कैंडिडेट की को हम कंसीडर कर सकते हैं प्राइमरी की के हिसाब से। ओके, तो आई होप सबको समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले सुपर की, उन सुपर कीज में से मिनिमल सुपर कीज जो हैं वो हैं कैंडिडेट की। और कैंडिडेट कीज में से ओनली एक ही कैंडिडेट की होता है प्राइमरी की। और मिनिमल सुपर की एंड कैंडिडेट कीज बोथ आर इक्वल। ओके, तो आई होप सबका क्लियर हो गया होगा कि की कॉन्स्टेंट में यहाँ पे हमने जो डिफरेंट टाइप ऑफ
की कंस्ट्रेंट्स डिस्कस किया, जैसे कि सुपर की, मिनिमल सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, वो सबका क्लियर हो चुका होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और भी कुछ कंस्ट्रेंट्स के बारे में। सो आज के क्लास का हमारा जो डिस्कशन है इसको यहीं पे एंड करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम फिर डिस्कस करेंगे आगे। सो थैंक यू एवरीवन।